तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री का। ये आपका जो है ये टॉपिक है, तो इसको हम लोग चलिए समझते हैं कि एक्चुअली ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे आप देखिए कह रहा है क्या कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको देखना है कि जब भी आपके पास मेटल्स होंगे और जब उसका रिएक्शन आप एसिड्स के साथ करेंगे तो क्या होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर है कि जब भी आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये कब होगा, जब भी आप मेटल को रिएक्ट किसके साथ कीजिएगा, एसिड्स के साथ रिएक्ट कीजिएगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। एक यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो सेम मैनर में जो हैं वो रिएक्ट नहीं करा करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे आपका ये जो है ये क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, ये रिएक्शन में हमने क्या देखा, ये मैग्नीशियम है। अब इसको हमने रिएक्शन करवा दिया किससे, एसिड के साथ। किसके साथ करवा दिया, एसिड के साथ। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप यहाँ पर भी इस बोतल में देख सकते हैं। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसका रंग जो होता है पानी के जैसा होता है, यानी कि कलरलेस होता है ये। ठीक है, इसको हाथ से टच नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कैसे आप पता करेंगे कि एसिड है कि नहीं है, तो एसिड बेस्ड सॉल्ट में आपने ये पढ़ा है कि जिसके आगे क्या लगा हो, H लगा हो। जनरल केसेस में क्या है, H लगा हुआ हो। तो ये समझ जाइए कि आपका क्या है, एसिड है। तो ये कौन सा एसिड हो गया, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम किसके साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं। अब होगा क्या, ये जो आपका मैग्नीशियम है ये क्या करेगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यहां से धक्का मार के किसको निकाल देगा, हाइड्रोजन को। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल देगा और खुद किसके साथ आ जाएगा, खुद ये चिपक जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो देखिए रिएक्शन क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड का बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। और यहां से आपका बाहर कौन निकला, तो अगर आप नोट करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन जो है ये हो गया बाहर। हाइड्रोजन हमेशा डाई फॉर्म में होता है, इसलिए H2 आपको लिखना होगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि देखिए बेसिकली आपने क्या देखा कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो यहां पर मेटल के तौर पे कौन था, तो मेटल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैग्नीशियम था। एसिड के तौर पे कौन था, ये पूरा HCl था। तो जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो गया। ठीक है, और क्या बन गया, यहाँ पे सॉल्ट बना। तो सॉल्ट यहाँ पे कौन है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूंगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है, इसको हम कैसे टेस्टिंग करेंगे, तो एक साउंड के माध्यम से। तो कैसा साउंड देगा, पॉप साउंड करेगा। अगर पॉप साउंड के साथ ये बाहर निकलता है तो आप समझ जाइए कि हाइड्रोजन गैस वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा, जब भी आप हाइड्रोजन को लिखेंगे तो हमेशा क्या होगा, डाई फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए क्लोरीन को लिखना है तो डाई फॉर्म में ही लिखना पड़ता है। ठीक है, बाकी अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 2 क्यों आ गया है, तो इसे बैलेंस किया हुआ है, इसलिए आप इसमें परेशान मत हुई। MgCl2 क्यों लिखा गया है, ये भी बात आपको प्रीवियस लेक्चर में पता भी चल गया होगा, बट आप बने रहिए, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने क्या करवाया, मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं।
उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि अब आप क्या कीजिए, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराइए, तो वही प्रोसेस आपको लगाना है। यहाँ पर आप देख लीजिए एल्यूमिनियम, इसका रिएक्शन किसके साथ आपने कर दिया, HCl के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया, HCl के साथ कर दिया। क्या बनेगा, आपको मालूम है कि ये किसको यहाँ से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, H को। क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, बाहर निकल जाएगा, जिसके जैसा। अब एल्यूमिनियम का कितना होता है, 3 वैलेंसी होता है। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 1 वैलेंसी होता है। अब इन दोनों को हम क्रॉस कर देंगे तो AlCl3 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, AlCl3 बन गया। तो ये क्या हो गया, आपका सॉल्ट हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि ये किस तरह से क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हुआ। उसी तरह से यहाँ पे आपको क्या अब रखना है, Zn को रखना है, जिंक को रखना है। तो यहाँ पर जिंक को रखिए, फिर यहाँ पर आप किसके साथ इसको रिएक्शन करवा दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दीजिए। फिर से यहाँ पे क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। इन द सेम वे किसके साथ कराना है, आयरन के साथ करवाना है। तो जब जब आपने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया तो आपने एक चीज पे गौर किया होगा कि यहाँ पर जब भी हमने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मुझे मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है। तो ये पूरा आपने समझ लिया कि what happens when metals react with acids, what happens when metals react with acids। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्पेशल केस के तौर पे, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए ये एक स्पेशल केस हो गया आपका। यहाँ से भी एग्जाम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने टाइप का जो है वो क्वेश्चन आपको दिया जाता है। नाइट्रिक एसिड को हम लोग कैसे देखते हैं, HNO3। क्या बोलेंगे इसको, HNO3। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोला करते हैं। ये भी एक तरह का एसिड है और इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए ये भी तो एसिड है। यहाँ पीछे अगर हम लोग देख रहे थे हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या है, ये भी एसिड था। तो आपने मेटल को रिएक्ट कराया तो क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन गैस मिल रहा था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये एसिड की जगह पे चेंज कर दिया। अभी तक हमने क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था। अब यहाँ पर हम किस एसिड के साथ काम करेंगे, HNO3 के साथ काम करेंगे, यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ काम करेंगे। तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, क्या हाइड्रोजन गैस इसमें गिवन आउट होगा, यही प्रश्न है। तो देखिए इसका क्या जवाब होगा। तो इसका जवाब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस इस केस में जो है इवॉल्व्ड नहीं होगा। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में ये भी कि क्यों नहीं होगा भाई, तो इसका जवाब क्या होगा, बिकॉज HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड जो है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पा रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब जब हाइड्रोजन ये बाहर निकालेगा तुरंत ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा, तो हाइड्रोजन बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इसमें, और खुद रिड्यूस्ड होके ये क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NO2O में कन्वर्ट हो जाएगा, या NO में कन्वर्ट हो जाएगा, या NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप मैग्नीशियम, अगर आप मान लीजिए कि इसमें से एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाते हो, या फिर कोई और मेटल को, Zn को अगर आप करवाते हो, Fe को अगर आप मेटल को रिएक्शन करवाते हो, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस कारण से संभव नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किस में कर देगा, वाटर में कर देगा। चलिए बात यहां तक समझ में आया।
लेकिन अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो एक्सेप्शन 1 मार्क्स के लिए आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या एक्सेप्शंस है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मैग्नीशियम है और जो मैग्नीज है, दोनों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चे। एक मैग्नीशियम है और एक क्या है, मैग्नीज है। मैग्नीज को कैपिटल M और स्मॉल n से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम को आप ऑलरेडी परिचित हैं। तो एक आपका मैग्नीशियम है और एक आपके पास क्या है, मैग्नीज है। एक मैग्नीशियम है और एक मैग्नीज है, और ये दोनों मेटल्स हैं। क्या है, ये दोनों आपस में मेटल्स हैं, और ये क्या करेंगे, रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3। मतलब ये HNO3 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और क्या प्रोड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। तो ध्यान रखना है, अगर आप इसी HNO3 का रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, Zn के साथ, तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। आयरन के साथ रिएक्शन कराओगे, नहीं देगा। एल्युमिनियम के साथ कराओगे, नहीं देगा। किसके साथ देगा, मैग्नीशियम के साथ देगा, और मैग्नीज, ठीक है। इन दोनों के साथ जब रिएक्शन कराओगे HNO3 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होता हुआ मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे बहुत ही आपको कंसंट्रेट होकर मैंने वो पॉइंट को इलाबोरेट किया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को लेकर, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है 3.11 का, ठीक है। और उस एक्टिविटी को आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और ताकि आपको आसानी हो जाएगा कि उस एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या निकाला गया है। सो आप एक्सपेरिमेंट को पढ़ चुके होंगे, उसमें आपको ये कहा गया है कि आप सोडियम जो है या जो पोटेशियम है उसको आप यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और कोल्ड वाटर के साथ जैसे डालेंगे तुरंत कैचेस फायर कर लेगा। इसलिए आपको इस एक्टिविटी में सोडियम और पोटेशियम यूज़ नहीं करना है। लेकिन इसके अलावा आप जितने भी हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले लिया, तो आप एक बार रिएक्शन कराइए। मैग्नीशियम जो एक आपका मेटल है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, HCl के साथ कराते हैं। इसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। उसी तरह से एल्युमिनियम को आप यहाँ पे करके देखिए HCl के साथ, फिर उसी तरह से आप Zn को कीजिए, ठीक है। उसी तरह से आप किसके साथ करेंगे, Fe को, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर दीजिए। अब होगा क्या, थोड़ा इसको समझना है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर थर्मोमीटर आपने लगा रखा है तो थर्मोमीटर का आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप रिएक्शन करा रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इस मेटल का या इस मेटल का या इस मेटल का या इस मेटल का, तो हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है। सो द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, जिसमें हीट बाहर निकलता हो, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला करते हैं। ये मैंने आपको तो रिकॉल भी करा दिया क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में से पढ़ा है। सो अब चलिए यहाँ पे, अब दूसरा इसमें सवाल ये भी पूछा है कि व्हाट अबाउट द बबल्स, बबल्स को लेकर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज का अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे HCl का तो बबल्स ज़्यादा निकलेंगे। उसके बाद एल्युमिनियम के साथ करेंगे तो इस मैग्नीशियम के कंपेरिजन में कम बबल्स आएगा। Zn के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो थोड़ा और कम आएगा एल्युमिनियम के कंपैरिजन में, और Fe का रिएक्शन आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे तो कम आएगा। मतलब क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Zn एंड Zn इज मोर रिएक्टिव देन Fe। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से किया गया है। रिएक्टिविटी सीरीज में बताया गया है कि कौन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, देन कौन मॉडरेट,
कौन फिर आपका कम, देन कौन न्यूट्रल। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है कॉपर को लेकर। सो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl। तो क्यों ऐसा? तो कारण ये है कि अगर आप कॉपर मेटल को लोगे और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन सिंपल है, ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ये हाइड्रोजन के बाद आता है, मतलब लेस रिएक्टिव है, तो इसीलिए हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करने में असफल हो जाएगा। हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर। आप रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार ध्यान से अपने बुक में देखिएगा, ठीक है। सो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है देन एल्युमिनियम है, फिर Zn है, फिर Fe है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर वही आपने एक्सपेरिमेंट को तो कर ही लिया है। एक्सपेरिमेंट में आपने जितने भी मेटल सैंपल लिए थे Zn, Fe, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपने रिएक्शन करवाया तो बबल का फॉर्मेशन हुआ। बबल किसको बारे में बता रहा है? हाइड्रोजन इवोल्यूशन की, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है उसके बारे में। टेम्परेचर चेंज हो गया क्योंकि वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में इंडिकेट किया। मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको बिफोर कर दिया है। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आता है जो कि आपको 1 मार्क्स बेस्ड पे क्वेश्चन परेशान कर सकता है, तो इसको देखते हैं अक्वा रिगा को। अक्वा रिगा, अब इसको हम लोग देखते हैं। अक्वा रिगा का क्या मतलब आप समझते हो? अक्वा रिगा से आपको क्या समझ में आता है? आप कभी कभी नोटिस किए होंगे कि आपके मम्मी पापा जो सोना वगैरह खरीद के रखे होंगे जेवरात के रूप में, तो कभी कभी वो सोनार के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए, सोना को चमकीला हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन में डाला जाता है वो सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है? एक्वा रिगा। एक्वा रिगा। और आपके नज़रों के सामने ही सोनार सोना को चोरी कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो ये हो गया आपका एक्वा रिगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गोल्ड को डाला गया है और गोल्ड का कचरा साफ के साथ साथ गोल्ड भी जो है कुछ मात्रा में यहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में डीपली हम लोग अब यहाँ पे समझेंगे। तो अब बेसिकली अब हम लोग देखेंगे एक्वा रिगा के बारे में कि बेसिकली एक्वा रिगा होता क्या है। तो मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3। अब इस पॉइंट पे फोकस कीजिए। एक्वा रिगा किन किन चीजों से बना हुआ है? तो एक्वा रिगा 2 चीजों से बनी हुई है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और दूसरा HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से। ये दोनों से क्या है? आपका एक्वा रिगा बना हुआ है, ठीक है। इन दोनों से क्या बना हुआ है? एक्वा रिगा बना हुआ है। इसमें क्या क्या मिला होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 मिला होता है। और इसका एक रेशियो होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। और HNO3 का कितना पार्ट होता है? 1 पार्ट हुआ करता है। यानी कि ये क्या होंगे? 3:1 के रेशियो में मिलाए जाते हैं। किनको किनको मिलाया जाता है? HCl को मिलाया जाता है और HNO3 को मिक्स्ड किया जाता है 3:1 के रेशियो में। और यही दोनों आपस में मिलकर HCl और HNO3 क्या बनाता है? दैट इज द एक्वा रिगा बनाता है। क्या बनाएगा? एक्वा रिगा बनाएगा। अब ये देखना है कि कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम विच आर रेसिस्टेंट टू इंडिविजुअल एसिड्स। तो यहां पर देखिए, आपको मालूम है कि ये जो गोल्ड है और जो आपका प्लेटिनियम है, गोल्ड और प्लेटिनियम, गोल्ड आप सभी जाने रहे हैं, प्लेटिनियम आप सिक्का वगैरह जो आप देखते हैं यूज करते हैं रुपए वाला, वो आपका होता है प्लेटिनियम का बना हुआ। तो गोल्ड और प्लेटिनियम को डिसॉल्व कर सकता है कौन? एक्वा रिगा। इस एक्वा रिगा में अगर आप गोल्ड को डाल देंगे तो गोल्ड इसमें डिसॉल्व हो सकता है, प्लेटिनियम भी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। बाकी किसी के साथ नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे गोल्ड और प्लेटिनियम को, तो ये बहुत ही नीचे है, रिएक्शन तो नहीं होगा। लेकिन जो एक्वा रिगा है, जब हम
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को जब इस प्रोपोर्शन में मिला के बनाएंगे तो एक्वा बन जाएगा। तो एक्वा इस गोल्ड को और प्लेटिनियम को डिसॉल्व करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, सो एक्वा क्या होता है, हाईली करोसिव हुआ करता है। ठीक है, और ये फ्यूमिंग लिक्विड हुआ करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ अब आते हैं। अब समय है कि पूरे चैप्टर को, ये पूरे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, वन टाइम पे इसको आप एक बार रिवाइज करते हैं और अब देखते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है। तो मेटल रिएक्टिविटी विद एसिड, यानी कि मेटल को जब एसिड के साथ हम रिएक्ट कर रहे थे तो क्या क्या हो रहा था। तो आपने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आपने रिएक्शन करवाया, जिसमें आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn, Fe ये सब रिएक्ट कर रहे थे, बट कॉपर यहाँ पर रिएक्ट नहीं किया क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। दूसरी बात, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी विद HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस थे जिसको मैग्नीशियम को लेकर और मैग्नीज को लेकर, ये दोनों जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, सिर्फ इन्हीं के साथ। दूसरी बात अगर हम लोग करें इसमें, तो आपने क्या देखा था कि एक्वा के बारे में आपने यहाँ पे स्टडी किया था। किसके बारे में, एक्वा के बारे में। तो एक्वा 3:1 के रेशियो में मिलाया जाता है HCl और HNO3 को, और ये क्या करेगा, गोल्ड और प्लेटिनियम को क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा। अब आपने टॉपिक को कितना बढ़िया से समझ लिया है, चलिए उसकी टेस्टिंग हम लोग करते हैं टेस्ट योर नॉलेज के थ्रू। और मैं इससे यही बताऊंगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लड़ने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि आप कितना समझ चुके हैं सारे पॉइंट्स को। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को आप आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलता है आपको। तो चलिए, ऑप्शन आपके पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन बी कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। ऑप्शन सी कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन सी कह रहा है नो रिएक्शन ऑकर्स। तो चलिए, यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। बाकी आपको मालूम है ऐसा कैसे हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। Why does hydrogen gas not evolve when metal reacts with nitric acids? जब हम लोग मेटल को रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करेगा, क्यों, वाई। क्वेश्चन ऑप्शन ए कहता है HNO3 इज टू वीक एन एसिड। ऑप्शन बी कह रहा है HNO3 ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू वाटर। ऑप्शन सी कह रहा है HNO3 रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म ऑक्साइड्स। ऑप्शन डी कह रहा है हाइड्रोजन गैस इज ऑब्जर्व्ड बाय नाइट्रिक एसिड्स। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि HNO3 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किस में कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। यही कारण है कि हाइड्रोजन गैस को ये बाहर निकलने नहीं देगा, बिकॉज HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग metals reacts most vigorously with dilute hydrochloric acids? Option A iron, option B copper, option C magnesium, option D zinc. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन ऑल दीज मेटल्स, सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स मोर विगोरसली। क्योंकि ये जो है, अभी आप लोग को मैंने बताया था बबल वाला एक्टिविटी आपने किया था, तो क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में आप मैग्नीशियम को इन सबसे ऊपर पाइएगा, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव। इसलिए जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला था तो बबल्स आपको क्या मिले थे, ज्यादा से ज्यादा मिले थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज एक्वा यूज्ड फॉर। एक्वा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? Dissolving common salts. Option B dissolving gold and platinum. Option C neutralizing strong bases.
ऑप्शन डी रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड्स। ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब होगा डिजॉल्विंग गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ठीक है, क्योंकि कोई भी गोल्ड जो है मतलब गोल्ड किसी के साथ डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन एक्वारिगा के साथ पॉसिबल होता है कि वो डिजॉल्व हो जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स Mg, एल्युमिनियम एंड Zn, Fe। आपने किसके साथ करवाया? एसिड के साथ कराया रिएक्शन इन सब को। तो अब इसमें से कौन सा क्रम सही होगा, क्योंकि आपको इसके लिए एक्टिविटी सीरीज मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, कौन सा ऑर्डर इसमें से सही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन सी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम देन Zn देन Fe। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी अगर आपको नहीं मालूम है तो डोंट वरी, आप लेक्चर में बने रहिए, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। सो चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और इस टॉपिक से देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या क्वेश्चन बनाया है। तो आप देखिए कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज पे जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 15 को आप चेक कीजिएगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए अपने बुक में जाकर, वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद इसका कैसे जवाब आप देंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का पोर्शन है। इससे एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को कई बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है जो सोनार के रूप में जो है डोर टू डोर घूम रहा था। तो वो एक घर के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर पहुंचने के बाद वो कहता है कि भाई आपके पास अगर पुराने सोना है तो आप मुझको दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एकदम नए जैसा एकदम चमका दूंगा उस सोने को। ठीक है, जो ऑर्नामेंट्स आपने रखे, जो गहने वगैरह आपने अपने पास रखा है, उसको आप मुझे दीजिए। उस सोने में मैं ग्लिटर यानी कि चमक उदम पहले जैसा ला दूंगा। तो जो लेडी थी वो अपने हाथ का जो बैंगल्स था जो सोने का बना हुआ था वो दे देती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो सोनार होता है वो क्या करता है कि उसके बैंगल्स को जो सॉल्यूशन होता है कि उसके पास, उस सॉल्यूशन में डाल देता है। अब जैसे ही डालता है तो चमक तो आ जाता है, लेकिन वेट जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है ड्रास्टिकली। जो बैंगल्स का वेट था वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो लेडी बड़ा उदास होती, बहुत ही अपसेट हो जाती है और बहुत गर्मा गर्मी बहस चलता है, आर्गुमेंट होता है दोनों के बीच में। और उसके बाद बोले कि नहीं भाई कुछ तो हुआ है, बताओ मेरा वेट कैसे कम हो गया, मतलब कि मेरे बैंगल्स का। तो अब आपको इसमें डिटेक्टिव के तौर पे बनना है और आप डिटेक्टिव बन के ये पता लगाइए कि आखिरकार बैंगल्स का वेट कैसे कम हुआ। इसी पर आधारित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनाया गया है और इसका जवाब आपको शायद मालूम चल गया होगा। ये एक्वारिगा का कमाल है। जिस सॉल्यूशन में डाला गया था वो कौन सा सॉल्यूशन था, एक्वारिगा सॉल्यूशन था। तो एक्वारिगा सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। द मैन लाइकली यूज्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहा होगा, सच एज एक्वारिगा। ठीक है, एक्वारिगा किसको बोलते हैं, तो एक्वारिगा हम उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 के रेशियो में मिला होता है, या हो सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड भी हो। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक्वारिगा को लेकर, तो आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। अब हुआ क्या कि दीज एसिड्स कैन डिजॉल्व कॉपर एंड अदर बेस मेटल्स। ठीक है, जैसे कि गोल्ड या प्लेटिनियम को डिजॉल्व करने की क्षमता रखता है। तो ये जो बैंगल्स बना हुआ था गोल्ड का बना हुआ था, तो जैसे इसको हम डिप करते हैं सॉल्यूशन में तो क्या हो जाता है, वो डिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ पार्ट्स जो हैं बैंगल्स के मतलब गोल्ड के, वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो व्हेन द बैंगल्स वर डिप्ड द एसिड रिमूव्ड इम्प्योरिटीज, मतलब जो सोना जो ऑर्नामेंट्स था, गहना था सोने का, उसमें जो इम्प्योरिटीज था उसको तो हटा ही हटाया। ठीक है, लेकिन साथ में क्या कर दिया कि कुछ चीज़ों को डिजॉल्व भी कर लिया अपने पास। चमक तो आ गया, बैंगल पहले से चमकने लगे। ठीक है, बट कॉपर एंड अदर मेटल्स डिजॉल्व इन द एसिड,
रिजल्टिंग इन द रिडक्शन इन द वेट। तो क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है कुछ हिस्सा बैंगल्स का, इसीलिए बैंगल्स का जो वेट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके पीछे का कहानी यही था। आपको डिटेक्टिव बन के इस तरीके से लॉजिकली इस सवाल का जवाब आपको लिखना होगा। तो एग्जामिनेशन में ये सवाल बहुत ही बार पूछा जाता है और आपको मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 एंड 5 पॉइंट, ताकि अगर 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से काम ये करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessels being cleared with lemon or tamarind juice. Explain why these soap substances are effective in cleaning the vessels. ये कह रहा है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जो कॉपर के बर्तन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए कॉपर का बर्तन है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारा आप यहाँ पे टार्निश्ड है, मतलब बहुत सारा धब्बा धब्बा इस टाइप का लगा हुआ है। तो अगर इसको क्लीन करना एकदम पहले से चमकाना है तो इसमें जनरली जो आपके घर के लोग होंगे, खासकर जो खाना वगैरह बनाते होंगे, उनको एक आइडिया होता है। तो वो क्या करते हैं, या तो लेमन का प्रयोग करेंगे या तो टमारिंड का, मतलब कोई भी खट्टा चीज़ का इस्तेमाल करेंगे इस बर्तन को साफ करने के लिए। तो प्रश्न यही है कि आखिरकार एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों सो सब्सटेंस यानी खट्टी चीज़ें जो हैं उसको बर्तन साफ करने में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसके पीछे का साइंस क्या है वो समझते हैं। तो देखिए जो भी टार्निश्ड कॉपर वेसल्स है उसमें एक्चुअली क्या होता है, हवा में रहते रहते आपको मालूम है कॉपर का बर्तन है तो इसको कॉपर के तौर पे हम देखेंगे। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का परत चढ़ जाएगा, मतलब कि ये मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा ये। और आपको मालूम है कि जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के हुआ करते हैं। और जो आप लेमन यूज कर रहे हो या जो खट्टी पदार्थ जो भी जूस के तौर पे यूज कर रहे हो, वो बेसिकली क्या है, उसमें साइट्रिक एसिड्स होता है, इसीलिए वो एक एसिड के जैसा बिहेव करता है। और जब आप, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक बेस है, तो बेस और एसिड को जैसे ही आप क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या आपको मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो उसमें से क्या होता है कि जो टार्निश होता है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है, और उसमें वापस चमक जो है वेसल्स में आ जाता है। तो इसमें देखिए पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पढ़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या कहता है एसिड बेस सॉल्ट में, कि एसिड आपने लिया और आपने बेस लिया, ठीक है। तो एसिड और बेस को जब आपने रिएक्शन कराया तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है, यानी न्यूट्रलाइज को कर देगा आपस में। तो ये वाला जो धब्बा है वो हट जाएगा। तो एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट से इस सवाल का जवाब जो है वो दिया गया है। तो अब आपको ये कैसा लगा लेक्चर, आप अपने कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश किया है कि पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूं और इससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया से कवरेज हुआ है, इसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाए और फिर लास्ट में हमने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत भी किया ताकि आपका स्ट्रॉन्ग लेवल बढ़ा रहे। ये एकमात्र ऐसा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको एक ही प्लेस पे कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट भी क्लियर कर रहे हैं और आपका रिवीजन भी करा रहे हैं। नो डाउट हमारी वीडियो हो सकती है कि अदर के मुकाबले काफ़ी लंबी बनती होगी, लेकिन ये एक सटीक तरीके से आपके माइंड में जाकर स्ट्रैक करेगा और आपको बेनिफिटेड पहुंचाएगा। आपको किसी भी अदर वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए, बाकी आपको जैसा भी लगा हो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।